हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इम्यूनोलॉजी को समझने से पहले इम्यूनोलॉजी क्या है। बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट पैथोजन या फिर अगेंस्ट एनी एंटीजन। ओके, तो वो एंटीजन या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है तो उसको एज ए नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारी इम्यून सिस्टम से, और फिर उसको क्या किया जाता है, उसको किल किया जाता है या फिर उसको वापस से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, कोई भी पैथोजन अगर एंटर हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी नॉन सेल्फ और सेल्फ की रिकॉग्निशन होगी। क्योंकि हो सकता है कोई वो अपना सेल्फ पार्टिकल हो, जैसे फूड भी बाहर से इंजेस्ट किया तो वो सेल्फ पार्टिकल का पार्ट हो गया, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो भी हम लोग इंजेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले एक कंट्री का एग्जांपल लेके समझते हैं। एक कोई कंट्री है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सोल्जर्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, बॉर्डर पे जो भी सोल्जर्स प्रेजेंट रहते हैं उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम है। बॉर्डर पे लाइक फिजिकल बैरियर, जो बाहर से कुछ ऐसे बैरियर्स प्रेजेंट रहेंगे जो पैथोजन को एंटर होने से रोकेंगे। ओके, उसके बाद अगर बाय चांस वो किसी हाइडिंग मैकेनिज्म से अगर एंटर हो भी गए बॉडी के अंदर, तो फिर उसके बाद भी काफी सारी फोर्सेस रहती हैं, काफी सारे सोल्जर्स, पुलिस वगैरह रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस को इवेड करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं। उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम भी है, पहले फिजिकल बैरियर वर्क करेगा, अगर उसको हाइड उससे बच के कोई भी पैथोजन अगर बॉडी के अंदर एंटर हो गया, सेल तक पहुंच गया, तो फिर उसके अलावा भी उसके अंदर काफी सारी ऐसी सेल्स प्रेजेंट रहेगी जो उस वाले पैथोजन को किल करने का काम करेगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, कि सबसे पहले कौन इसको एंटर होने से रोकेगा, देन उसके बाद कौन कौन से इफेक्ट स्टार्ट होंगे। ओके, कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म स्टार्ट होंगे उस वाले पैथोजन को बाहर निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, इम्यून सिस्टम की टाइप्स देख लेते हैं। इम्यून सिस्टम बेसिकली टू टाइप का होता है, एक होता है इननेट और एक होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इननेट मींस इनबोर्न, जो हमारे जो हम लोग अपने पेरेंट्स से अगर इनबोर्न, हम जब पैदा हुए थे तब से हमारे पास है, वो क्या होगा, इननेट इम्यून सिस्टम। और एडेप्टिव जो बाहर से कोई एंटीजन सबसे उसके जब एंटीजन एंटर हुआ बॉडी के अंदर, उसके बाद कोई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, इनबोर्न है ये, फ्रॉम बर्थ के टाइम से ये हमारे साथ है। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक होता है, मींस ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर हो रहा है तो उसको क्या करेगा, ये नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करके, उसको नॉन स्पेसिफिसिटी होती है, इसको इसके अंदर कोई भी पार्टिकल एंटर होगा उसको ये किल करने का काम करेगा। ओके, इसके अलावा अनट्रेंड होते हैं, इसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जैसे टी सेल बी सेल को ट्रेनिंग दी जाती है कि ये हमारा सेल्फ है, ये नॉन सेल्फ है। इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म यहाँ इननेट इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, इसके अलावा प्रायर टू एंटीजन एक्सपोजर, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है बॉडी के अंदर, उससे पहले ये एक्टिवेटेड फॉर्म है, उससे पहले ही प्रेजेंट है। ओके, इसका जिस तरह से बी सेल का एक्टिवेशन, टी सेल का एक्टिवेशन कब होता है, जब कोई पैथोजन, कोई एंटीजन एंटर करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पहले से ही ये एक्टिवेटेड बिल्कुल इस तरह से रहते हैं जैसे हमारे बॉर्डर पे सोल्जर्स एकदम एक्टिव फॉर्म में रहते हैं कि कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है, उसी तरह से इसमें क्या होता है, एकदम से एक्टिव फॉर्म में रहता है हमेशा ही। ओके, उसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या होंगे, फिजिकल बैरियर जिसमें हमारी स्किन आ जाएगी। उसके बाद अगर स्किन है, हेयर्स हैं, सीलिया, म्यूकस है। ओके, उसके अलावा केमिकल सिक्रीशन, काफी सारे बॉडी से केमिकल सिक्रीट होते रहते हैं। उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन माउथ, अगर माउथ के अंदर तक पहुंच गया कोई पैथोजन, लाइक फूड के साथ में अगर कोई पैथोजन चला गया तो उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो माउथ के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, इसको किल करने का काम करेंगे। इसके अलावा स्टमक के अंदर HCl है और वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये भी क्या करेगा, उन सारे पैथोजन को, बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। इसके अलावा जो इंटरनल डिफेंस है, इट मींस अगर वो पैथोजन फिर भी पहुंच गया अंदर बॉडी के अंदर सेल के पास, तो फिर क्या होगा, काफी सारी सेल्स प्रेजेंट रहती है जो एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके अंदर है मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स,
न्यूट्रोफिल्स, इवोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ओके, तो ये इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है अलग अलग टाइप से। जैसे कोई इंजरी हो गई तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स वहां पे आएगी। इसके अलावा कोई जैसे एलर्जिक रिएक्शन है, कोई पोलन ग्रेन्स या इस तरह की किसी एलर्जी है, तो वहां पे बेसोफिल्स मास्ट सेल वर्क करेगी। ओके, और मैक्रोफेजेस क्या है, एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मींस इसके नाम से पता चल रहा है कि किसी न किसी एंटीजन को किसी अनदर सेल को प्रेजेंट करेगी। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन किस इम्यून सिस्टम में होता है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में होता है। ओके, इसमें इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम में। तो इसके अलावा काफी सारे सेल के सरफेस पे रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट रहते हैं जिनको बोलते हैं टोल लाइक रिसेप्टर, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो पहले इननेट का पूरा फिनिश कर लेते हैं। तो हाँ, इसके अंदर अब उसके बाद ब्लड प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेगी। ब्लड प्रोटीन के अंदर है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं अगर कोई पैथोजन एंटर होता है तो। और उसके बाद है इंटरफेरॉन्स, लाइसोजाइम्स, डिफेंसिन्स। ओके, इस तरह की सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती है ब्लड के अंदर। उसके अलावा रिकॉग्निशन ऑफ नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, ब्रो। ये जो अंदर के जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर इन्नेट इम्यूनिटी में, वो ब्रॉड पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। लाइक जैसे एडेप्टिव में क्या होगा, स्पेसिफिक जीन या स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, काफी सारा ब्रॉड पैटर्न लाइक लिपोपोलीसेकेराइड है, कोई बड़ा डीएनए है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। या फिर पूरा होल पैथोजन भी हो सकता है, पूरा बैक्टीरिया भी हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया का छोटा सा पार्ट हो सकता है। ओके, तो इसके अंदर जो ब्रॉड पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं वो टू टाइप से होता है उसका पैटर्न। एक होता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न और एक होता है डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ओके, तो इन दोनों पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर से, पीआरआर से। ओके, और इसके अलावा पेप्टाइडोग्लाइकेन को जो रिकॉग्नाइज करेंगे वो होंगे टोल रिसेप्टर। टोल रिसेप्टर के एग्जांपल हम पहले ही देख चुके थे जब क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो इसकी जो स्पेसिफिसिटी क्या होती है, इसके अंदर कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं हो सकते। मीन सेल्फ को ये अच्छी तरह से पहचानता है, सेल्फ के अगेंस्ट कभी भी ये इम्यूनिटी जनरेट नहीं करेगा। ओके, तो इन्नेट इम्यूनिटी में कभी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होगा। इसके अलावा कोई डाइवर्सिटी प्रेजेंट नहीं रहती है इसके अंदर। जैसे बी सेल टी सेल के अंदर डाइवर्सिटी प्रेजेंट रहती है, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, उस तरह की डाइवर्सिटी यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं रहती। ओके, और इसमें कोई मेमोरी सेल का फॉर्मेशन नहीं होता कि वापस से री इन्फेक्शन हो सेम पैथोजन का, तो उसके लिए कोई मेमोरी सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। वापस से वो सेम पैथोजन भी इसको अटैक करेगा तो ये उसको पहचानेगा नहीं। ओके, इसके अलावा इसमें जो भी रेस्पॉन्स होता है वो इमीडिएट होता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बिल्कुल शॉर्ट टाइम से थोड़ा सा इसमें जो भी रेस्पॉन्स होगा वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में। तो एक्वायर्ड भी बोलते हैं इसको, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स। और ये क्या होता है, एक्टिवेट आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर। जब एंटीजन का एक्सपोजर होगा उसके बाद में ये क्या होगा, एक्टिवेट होगा। स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स स्पेसिफिक होता है ये पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। उसके अंदर जो भी बातें थी वो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अगेंस्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेन किया जाता है कि ये हमारा सेल्फ पार्टिकल है, ये हमारा नॉन सेल्फ पार्टिकल है। ओके, उसके अलावा डाइवर्सिटी प्रेजेंट रहती है। लाइक बी सेल रिसेप्टर के अंदर 10⁻10 एंटीबॉडीज तक की डाइवर्सिटी प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा टी सेल रिसेप्टर में 10⁻12 to 10⁻13 एंटीबॉडी तक की डाइवर्सिटी प्रेजेंट रहती है। ओके, और ये डाइवर्सिटी आती कहाँ से, किस वजह से डाइवर्सिटी होती है, उसके अंदर जो जीन की सीक्वेंस रहती है VDJ वेरिएबल रीजन डाइवर्सिफाई रीजन, तो उसमें क्या होता है, अरेंजमेंट होता है अलग अलग से, और उनका इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है कि काफी सारी डाइवर्सिटी जनरेट हो सकती है। ओके, तो VDJ रिकॉम्बिनेशन की वजह से बी और टी सेल के अंदर डाइवर्सिटी प्रेजेंट रहती है। उसके अलावा मेमोरी सेल प्रेजेंट रहेगी इसमें। बी सेल डिवाइड होगी प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में। जब वापस से री इन्फेक्शन होगा सेम पैथोजन का, तो वो सेल पहले से एक्टिवेट रहेगी और उसको जल्दी से किल कर देगी। ओके, उसके अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी रहेगी पहले वाली, तो इसके अंदर मेमोरी सेल प्रेजेंट रहती है। ओके,
प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टू री इन्फेक्शन विद सेम पैथोजन। अगर सेम पैथोजन का री इन्फेक्शन हुआ तो इसके लिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ओके, इनेट इम्यून रेस्पॉन्स में ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा सेल्स इसमें कौन कौन सी होती हैं? लिम्फोसाइट्स होती हैं, दोनों ही, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट आफ्टर एक्टिवेशन किस में कन्वर्ट होती है? मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल क्या करेगी? एंटीबॉडी का जनरेशन करेगी थ्रू क्लास स्विचिंग, और मेमोरी सेल क्या करेगी? री इन्फेक्शन का वेट करेगी, मीन्स रेडी रहेगी कि अगर सेम पैथोजन का री इन्फेक्शन होता है तो इसको तो अब वापस से बच के नहीं भेजना है। ओके, तो टी सेल, टी लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। टी सेल जब एक्टिवेट होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी टी साइटोटॉक्सिक सेल में, टी हेल्पर सेल में एंड टी रेगुलेटरी सेल में। ओके, इसके अलावा इसका जो एक्सपोजर का जो टाइम होता है, टाइम आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर, और उसका लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगर देखें तो जो फिजिकल बैरियर होता है वो क्या होता है? विद इन मिनट एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका एक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ओके, तो विद इन मिनट जो अगर एक्टिवेट रहेगा वो रहेगा फिजिकल बैरियर। उसके बाद शॉर्ट टाइम के लिए होगा इनेट इम्यून रेस्पॉन्स, जो कुछ हार्स के लिए या कुछ डेज के लिए हो सकता है। लेकिन जो एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स होता है वो स्लोली एक्टिवेट होता है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा सकता है सेम पैथोजन के लिए। ओके, तो इस तरह का कोई ग्राफ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। देन नेक्स्ट ये हमने कर लिया था। उसके बाद है हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस मीन्स अब ये सारी ब्लड सेल तो प्रेजेंट है लेकिन ब्लड सेल आ कहाँ से रही है? ऐसा कौन सा मैकेनिज्म प्रेजेंट है जहाँ से ब्लड सेल का जनरेशन हो रहा है? तो सबसे पहले हम ब्लड सेल का जनरेशन पढ़ेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि इनका एक्टिवेशन कैसे होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा? ब्लड का सिंथेसिस कहाँ से होता है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। स्टेम सेल क्या होती हैं? लाइक इसमें लोकेशन अलग अलग, स्टेम सेल की अलग अलग लोकेशन होती है। लाइक एम्ब्रियो के अंदर अलग अलग स्टेजेस जो होती है लाइफ की, उसके अंदर स्टेम सेल की लोकेशन अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। एम्ब्रियो में जो स्टेम सेल, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रेजेंट रहेगी वो रहेगी यॉर्क सैक के अंदर। उसके बाद जब फीटस फॉर्म होगा उसके बाद उसमें स्प्लीन और लीवर के अंदर क्या रहेगी? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की लोकेशन। उसके बाद जब एडल्ट हो जाएगा तब जो स्टेम सेल प्रेजेंट रहेगी या जो भी सेल्स का जनरेशन कहाँ पे होता है? बोन मेरो के अंदर। ओके, और बोन मेरो भी कौन सा? 10 to 20 ईयर में फीमर जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है फीट की, उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद जो जितना भी लाइफ टाइम होता है उसमें वो कहाँ पे रहता है? वर्टिब्री के अंदर। तो इसकी अलग अलग लोकेशन है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की। ओके, तो बोन मेरो हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल इन वेरी लो अमाउंट। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है वो काफी ज्यादा लो अमाउंट में होती है एज कंपेरिजन टू अदर सेल्स। लाइक स्ट्रोमल सेल्स जो प्रेजेंट रहती हैं वो अगर 50,000 है तो उसके अंदर सिर्फ 1 हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल प्रेजेंट रहेगी। ओके, तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है ये। और अब ये कैसे डिवाइड हो रही है? अब इसमें क्या होगा? एक BIM1 नाम का एक कोई प्रोटीन होता है जो क्या करता है? इसको सेल्फ जनरेशन का काम करवाता है, इसको सेल्फ एक्टिवेट करवाता है। ओके, उसके बाद ये GATA1 और GATA2 और आईकेरेस, ये दोनों प्रोटीन आती हैं जो कन्वर्ट करवाती है इसको माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल और लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल के अंदर। तो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल क्या करेगी? उसके बाद ये मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगी और ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करके मोनोसाइट्स में कन्वर्ट करेगी, न्यूट्रोफिल्स में कन्वर्ट करेगी। इसके अलावा माइलॉइड सेल डेंड्राइटिक सेल में भी कन्वर्ट करेगी। और फिर उसमें भी काफी सारे इंटरल्यूकिन्स, काफी सारी प्रोटीन्स, काफी सारे कीमोकाइंस वर्क करते हैं, जिसमें इंटरल्यूकिन 5 अगर वर्क कर रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इवोसिनोफिल प्रोजेनिटर सेल में। इसके अलावा ये तीनों जो हैं इंटरल्यूकिन 3 और ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेजेस सेल स्टिमुलेटिंग फैक्टर इंटरल्यूकिन 6, ये तीनों कहाँ पे वर्क करेंगे? ग्रेन्युलोसाइट्स के लिए भी, इवोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स तीनों के लिए। ओके, तो इवोसिनोफिल्स का इस तरह से जनरेशन होता है। इसके बाद थ्रोम्बोपोइटिन किसको एक्टिवेट करवाएगा? मेगा कैरियोसाइट्स, जो बाद में जाके प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। देन इरिथ्रोपोइटिन हमें पता है ये क्या करवाएगी? इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का फॉर्मेशन कराएगी। तो इस तरह से जनरेशन होता है सारी हमारी व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल का। जो भी सेल्स प्रेजेंट होती है इम्यूनिटी के अंदर,
इम्यून सिस्टम के अंदर उनका। ओके, देन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब सेल कितने टाइप की होती हैं? सम यूनिक प्रोटीन आइडेंटिफाई ऑन इम्यून सेल्स। ओके, उस जो यूनिक प्रोटीन होती है उसको क्या बोला जाता है? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, सीडी। ओके, तो बी सेल के अंदर कुछ यूनिक प्रोटीन प्रेजेंट रहती हैं जिसको बोलते हैं CD19 प्रेजेंट रहेगी, CD21, CD40, CD32, CD35, CD80 और 86, जिसको B7 भी बोला जाता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बी सेल के ऊपर कौन से ये एंटीजन, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं। ओके, और टी हेल्पर सेल के ऊपर कौन सी रहेगी? CD4+, CD2, CD3 और CD28, और इसके अलावा CD40L भी प्रेजेंट रहता है। ये सारे क्या करेंगे? को रेसिप्टर्स रहेंगे जो इसको क्या करेंगे? जब बी सेल और टी सेल का जब इंटरेक्शन होगा तब उसमें हेल्प करवाएंगे। ओके, देन टी साइटोटॉक्सिक सेल में हमें पता है CD8+, CD2, CD3 और CD28। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं CD3 टी हेल्पर सेल में भी प्रेजेंट है, साइटोटॉक्सिक सेल दोनों में प्रेजेंट है। ओके, और 28 भी दोनों में, ये तीनों दोनों में प्रेजेंट रहेंगे। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? CD4+ और CD8+ का। ओके, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल पर 2 टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको बोलते हैं CD16 एंड CD56। तो CD16 को एक और बोला जाता है नाम जिसको बोलते हैं FC गामा थर्ड रिसेप्टर। ओके, तो ये सारी थी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम और कुछ इंट्रोडक्शन इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आगे भी हम इस तरह से क्विक रिविजन लाते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।